हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विद्यमान आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सर्कल यानी कि 10th चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम कौन कौन से क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास आज जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। भाई आपके पास आज हमारे पास 5th क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम उसके बेसिक ले स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करेंगे। उसने कहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू एट सेंटर। उसने कहा कि अगर भाई हम रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आपका परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल बनता है। ये हमें क्या करना है भैया, आपके पास प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेसिकली अपना एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि अ सर्कल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट AB मीट्स अ सर्कल एट पॉइंट P। हमने कहा कि P पर पॉइंट मीट कर रहा है। छोटी सी थ्योरी लिखी है हमने। थ्योरी में क्या लिखा है, सबसे पहले टू प्रूफ करना है कि ओपी परपेंडिकुलर टू एबी। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये ओपी है ये परपेंडिकुलर है भाई किसके, आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर बनाती है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले अगर हमें किसी चीज को प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ना एक ऐसा मेथड लेके आते हैं कि हम कहते हैं देखो अगर किसी चोर को चोर साबित करना है तो सबसे पहले हम कहेंगे कि चोर नहीं है। समझो पहले मेरी बात को। एक कैदी यानी कि जो चोर है वो जज के सामने खड़ा है। अब वो कटघरे में खड़े होके कह रहा है कि सर मैं तो चोर नहीं हूं, लेकिन सब कह रहे हैं कि भाई तो चोर है। अब उसको चोर साबित करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप कहेंगे कि सर ये चोर नहीं है, लेकिन 10 आदमी आके उसे बोल देंगे नहीं सर ये चोर क्यों नहीं हो सकता, इसने तो मेरे यहाँ पे ये चोरी की है, इसने ये चोरी की है। तो जब आप देखोगे, एनालाइज करोगे कि सब तो इसको चोर बता रहे हैं और हमने कहा कि ये चोर नहीं था, तो इसका मतलब वहां पे कंट्राडिक्शन सॉल्व होगा, आपके पास कंट्राडिक्शन लगेगा। हम कहेंगे हमने जो इसको चोर नहीं बोला था तो ये तो चोर हुआ क्योंकि 10 आदमी इसको बोल रहे हैं कि ये चोर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस चीज को हम ये सोचते हैं ना कि ये नहीं है, हम उसी को पहले मान लेते हैं कि ये है। अब ध्यान से सुनो कहना क्या चाहता हूं। हमने कहा कि अगर मैं बात करूं कि लेट एनी पॉइंट M, हमने कहा कि कोई पॉइंट मेरे पास M है बाहर, हमने कहा कि इन अ सर्कल के अंदर एंड परपेंडिकुलर टू द AB एट P। हमने कहा कि ये जो है ये 90 डिग्री बनाता है यहाँ पर किसके साथ, इस AB के साथ। तो अगर ये बनाता है तो हम कहेंगे कि OM परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, मेरे पास AB हो गया। और हमने कहा कि MPB का मतलब MPB ये एंगल जो है ये 90 बना रहा है। अब 90 बना रहा है, हमने कहा जी चलो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 आई तो हमने ऊपर तो क्या बोला था कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट AB है। तो अगर मैं O को P से मैं ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पर भी मेरे पास 90 बनेगा। तो मैं कहूंगा कि एंड OP परपेंडिकुलर टू AB रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं कहूं तो OPB क्या है भाई, आपके पास 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो आगे चल के हम इसको क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अब हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन निकलता है भाई फर्स्ट और सेकंड में, कि अगर मैं बात करूं कि एंगल MPB इक्वल टू में आता है OPB और इक्वल टू में कितना बन रहा है मेरे पास 90। ठीक है, लेकिन बट अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो एंगल अगर 90 है पूरा पूरा, ये तो 90 से छोटा होगा। मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एंगल OPB ग्रेटर देन एंगल MPB। हमने ऊपर कहा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एंगल O से तो छोटा है भाई। अगर ये O से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर अगर मेरे पास एंगल OPB कितना है मेरे पास 90 है, और हमने इसको क्या बोला था भाई, ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों के दोनों 90 के इक्वल आ गई जी हमारे पास। लेकिन अगर मैं देखूं तो एक बार बताओ कि ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है ना, ये है O,
ये है P और ये है B। और एक मैं एंगल की बात कर रहा हूँ किसकी भाई, आपके पास M की। M यहाँ पर है, सपोज कर लो ये रहा जी M। और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ तो ये पूरा 90 है, ध्यान से सुनो। तो ये तो 90 से छोटा होगा या नहीं होगा, पहले बात समझो मेरी। ये इसके अंदर आया नहीं आया एंगल, अगर इसके अंदर ही एंगल आ रहा है तो OPB हमेशा बड़ा रहेगा किससे, एंगल MPB से। और ऐसा करने का, और हमने ये भी बोल दिया कि भाई क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनो। चलो पहले इसको भी हटाओ, इसको भी मैं थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ आपको। हमने कहा कि ये जो है इस एंगल से बड़ा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल सेम है। और ये एंगल कब सेम हो सकते हैं, ध्यान से सुनो, जब ये M पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर जाए, इस O पर ही इंटरसेक्ट कर जाए। इंटरसेक्ट का मतलब ओवरलैप कर जाए। तो हम यहाँ से बोलेंगे हमारे पास अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो इफ एंड ओनली इफ, कि तभी बन सकती है भाई मेरे पास जब M एंड O पॉइंट ओवरलैप्स। ठीक है ना, क्या करेंगे भाई, आपके पास ओवरलैप्स कर जाएंगे। ओवरलैप्स का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर, तो हम यहां से कह देंगे OPB इक्वल्स टू में 90 डिग्री। और 90 हो गया तो हम क्या कहेंगे डिटेल में, कि मेरे पास आ जाएगा कि OP परपेंडिकुलर टू AB, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये इससे अच्छा न्यूमेरिकल बना नहीं सकते आप इसको, थ्योरेटिकल आप कभी आंसर इसका रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो दिमाग लगाना है छोटा सा कि भाई दोनों को 90 दिखाया, लेकिन हमने कहा OP तो बड़ा हो जाएगा, OPB एंगल किससे, MPB एंगल से। तो अगर ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो तभी हो सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। एक ही कंडीशन हो सकती है, बस एक ही कंडीशन पे, जब ये M और आपके पास O पॉइंट क्या होने चाहिए, ओवरलैप्स होने चाहिए। ओवरलैप्स का मतलब इंटरसेक्ट कहां करने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर। अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो O तो ऑलरेडी पहले ही एंगल क्या बना रहा था 90, तो ये भी 90 होगा। तो इसका मतलब कहेंगे कि हम जब भी सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, मेरे पास 90 मिलेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें कि the length of the tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. भाई सिंपल है हमारे पास, ध्यान से सुनो। उसने कहा है कि मेरे पास एक सर्कल है जी, लो जी, ठीक है, ये सर्कल है। उसने कहा मेरे पास एक टेंजेंट भी है, टेंजेंट है तो ये लो जी, मेरे पास एक टेंजेंट भी आ गई। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। ये मेरे पास एक सेंटर है O, क्या है मेरे पास, सेंटर O। ठीक है, और वो कह रहा है कि भाई आपके पास अगर मैं इस सेंटर O को इससे ज्वाइन करूंगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, मेरे पास 90 बनेगा। और 90 बनेगा तो ये इसने इस तरह से मेंशन किया। अब वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ लेंथ इन दोनों की बता दो, ये पूछना चाह रहा है वो। आप ध्यान से सुनो कैसे निकालोगे। अब मैं मेंशन करता हूँ इनके नेम। ये O, ठीक है जी, उसने क्या कहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ये, और आगे उसने बोल दिया इतना। तो ये यानी कि ये P है, ये हमारे पास A है। अब उसने कहा कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5। भाई टेंजेंट कितनी है, मेरे पास 5 है। और उसने क्या कहा है कि भाई मेरे पास, अरे सॉरी यार, क्या बोला है भाई वो, आपके पास बोला है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है भाई मेरे पास, उसने कहा कि ये हमारे पास 4 है। ठीक है, और वो रेडियस पूछना चाह रहा है मेरे से। अगर रेडियस पूछ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास क्या लगेगा, सबसे पहले ध्यान से सुनो सॉल्यूशन। देखो आपके पास ये दिया कि इन ट्रायंगल, जब आप ये डायग्राम इस तरह से प्लॉट कर लोगे तो आगे का काम OPAB है। ठीक है जी, अब हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल OPA, तो देयरफॉर कितना लिखेंगे आपके पास, OA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में OP का होल स्क्वायर और प्लस के AP का होल स्क्वायर। तो OA कितना है भाई आपके पास 5 का स्क्वायर, OP कितना है R का स्क्वायर, और AP कितना मेरे पास 4 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा R स्क्वायर, और ये बन जाएगा मेरे पास कितना आपके पास 16। तो R स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 25 माइनस के 16,
तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी मेरे पास भाई, आपके पास ये बन जाएगी 9 और आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो रेडियस आने वाली है इस सर्कल की वो कितनी आने वाली है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। कितनी आएगी मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी कहलाएगी मेरे पास 3 सेंटीमीटर। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ये नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 7। उसने कहा कि 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the longer circle which touches the smaller circle. अब ध्यान से सुनो जी। उसने कहा कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर पर बनने वाले 2 सर्कल्स डिफरेंट रेडियस के, वो क्या कहलाते हैं भैया आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है। तो अगर मैं डायग्राम शो करूं तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये ऑरेंज वाला क्या है 5 सेंटीमीटर है और ये व्हाइट वाले क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा कि भाई मेरे पास ये सब कुछ है, तो हम यहाँ से पहले बात कर लेते हैं जो जो उसने बोला है कि सॉल्यूशन में हमारे पास कि हेयर अगर मैं इसके रेडियस को क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनो, मैं ज्वाइन करता हूँ पहले, ठीक है। ये मेरे पास अगर मैं इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगी मेरे पास कितनी, ये हो जाएगी मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से क्या लिखता हूं कि हेयर वी हैव 2 सर्कल्स, ऑफ रेडियाई R1 इक्वल्स टू में 5 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल्स टू में 3 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास जो बड़ी रेडियस है उसको मैंने R1 मान लिया, या आप इसको छोटी बड़ी से ही अरेंज कर लो। इसको मान लो 3 सेंटीमीटर एंड R2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। क्लियर होगी जी इतनी बात। अब हमें पता है कि वी नो डेट अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं हम यहां से लिखे परपेंडिकुलर टू वी नो डेट, परपेंडिकुलर या ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना भाई आपके पास कि वी नो डेट ओडी, हमने पी नहीं लिया वहां पर, कितना लिया है ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये है तो हम यहां से लिखेंगे कि हमारे पास अगर ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी है तो देन हमारे पास ए बी इज बाइसेक्ट टू पॉइंट डी। क्लियर है, ये डी पॉइंट है भाई आपके पास, पॉइंट डी। अब यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर मेरे पास क्या जाएगा कि AD इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास BD। तो ये लेंथ तो मेरे पास इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 यहां से मान लो, ठीक है। अब मेरे पास एक ट्रायंगल जनरेट हो रहा है वहां से कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, अगर मैं इस लेंथ को निकाल लूं और आपने भी बोला ये तो 90 है, ये 90 है तो मेरे पास ODB हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ODB वी हैव हम कहेंगे कि OB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में OD का होल स्क्वायर प्लस के BD का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब OB की वैल्यू का मतलब क्या है भाई, आपके पास रेडियस ऑफ बिग सर्कल यानी कि बड़े वाला सर्कल, तो 5 का स्क्वायर। OD क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 3 का स्क्वायर, और BD हमें अगर निकलने को मिल जाए तो हमारा काम बनेगा। ये कितना आ गया आपके पास कि BD का स्क्वायर इक्वल्स टू में 25 माइनस के 9 और BD का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो मेरे पास यहां से मिल जाएगा कि BD इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। और उसने मुझे क्या पूछा था पहले ध्यान से सुनो, वो मेरे से क्या पूछना चाह रहा है भाई, वहां से उसने कहा कि मुझे क्या बतानी है भाई आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो हम यहां से लिखेंगे कि
हम यहाँ से लिखेंगे द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी डी। तो टोटल कितना मिल जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो मेरे पास ए बी की लेंथ आएगी तो ए बी कितना बन जाएगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास क्या है भाई, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और ध्यान रखना ये पेपर में, ये बोर्ड में पूछा जाने वाला एक, मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। बस बेसिक प्रॉपर्टीज भी पता हो और आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब जाके आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। उसने कहा कि क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज ड्रॉन फ्रॉम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है ना। आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको शो कर रखा है। प्रूव दैट करना है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू में AD प्लस BC। अब आपका काम क्या है कि सबसे पहले अगर हम डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम आपको दे के रखेगा आपके क्वेश्चन में, और आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको AB यानी कि AB प्लस CD इक्वल्स टू में AD प्लस BC ये इक्वल होंगे आपके पास, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, छोटी सी बात करते हैं पहले थ्योरी पर। उसने कहा कि मेरे पास अगर द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टचेस द सर्कल एट पॉइंट्स, भाई मैंने कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल पर टच कर रहा है, यानी कि उसकी जो साइड्स कर रही है वो किस पॉइंट पे कर रही है भाई, PQRS, यानी कि P करता है सर्कल पे टच, Q करता है, R करता है और S। माइंड से सोचो, अगर मैं इन सबको रफ कर दूं, AB की बात करता हूँ, AB एक सर्कल पे टच करके जाता है एक पॉइंट पर, AB क्या हुई इस टाइम, टेंजेंट। BC भी एक पॉइंट पे टच करके जाता है Q पॉइंट पर, BC भी एक टेंजेंट है, CD भी टेंजेंट है और AD भी टेंजेंट है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, और अगर इससे मैं दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये P है आपके पास और ये Q है, तो यानी कि AP इक्वल्स टू BQ होगा। इतनी बात हमने थ्योरम में सीख ली थी, थर्ड थ्योरम थी आपके पास, ठीक है ना। अब उसने कहा कि चलो इतनी बात हमें समझ में, तो एक मैंने स्टेटमेंट लिखा कि वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुन लो, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है जी। मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा एक बार, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और आपके पास अगर मैं बात करूं तो ये साइड आपके पास इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर होगी ना, क्योंकि भाई एक अगर देखा जाए तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये देखो दो टेंजेंट ये गई, बी से दो टेंजेंट ये गई, सी से दो टेंजेंट ये गई, डी से दो टेंजेंट आपकी ये गई, तो ये सारी आपस में क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो हमारा एक छोटा सा बस यहाँ पर क्या करना है भी, हमें लिखना है क्या कि देयरफॉर, अगर मैं बात करता हूं कितना भाई आपके पास AP इक्वल्स टू कितना है AS, ठीक है जी। आपने AP इक्वल्स टू AS लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे कि BP इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भाई आपके पास BQ, कितना हो जाएगा भाई आपके पास BQ। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी भाई बात। अब हमारे पास ये हो गया, तो अगर मैं बात करूं उधर वाली बात की, तो मेरे पास क्या दिखाना है भाई आपके पास कि dr इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास ds। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, फिर ठीक है। एंड अगर मैंने dr वाली बात की थी तो cr इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास cq, cr इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास cq। क्लियर होगी जी बात। और ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास 4। अब अगर मैं छोटी सी बात लिखूं, देखो इतना तो आपको पता है ना कि ये मैंने कहा सबसे पहले कि AP इक्वल्स टू में PS और BP इक्वल्स टू में PQ, फिर DR इक्वल्स टू में DS और CR इक्वल्स टू में CQ। हमने ये मेंशन किया क्योंकि आपको पता है कि ये तो इक्वल है भाई, आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाती है तो इसका मतलब वो आपके पास क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं यहाँ से लिखता हूं कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बोथ साइड्स, ठीक है।
हमने क्या किया भाई, ऐड कर दिया। ऐड किया तो हमने लिखा एपी प्लस के बीपी प्लस के डीआर प्लस के सीआर इक्वल्स टू में। अब आप कहोगे सर हमने ये इसी तरह से क्यों लिखा, आपने तो सीक्वेंस बनाई। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे ए बी चाहिए तो ए बी का मतलब हो गया मुझे एपी प्लस बीपी चाहिए, तो देखो मैंने एपी और बीपी को दोनों एक साइड लिखा क्योंकि भाई इक्वल पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद मुझे सीडी चाहिए था, सीडी आपके पास ये है तो मैंने लिखा डी आर इक्वल्स टू में डीएस और सी आर इक्वल्स टू में, देखो डी आर इधर ही है सी आर इक्वल है, जोड़ने के बाद दोनों की दोनों सीडी बनेगी। तो ये आपको माइंड गेम वहीं पर करना है, ठीक है। फिर आपके पास की ए एस प्लस के बी क्यू प्लस के ए एस प्लस के कितना है भैया आपके पास बी क्यू, ठीक है। और कितना है आपके पास कि डी एस प्लस के सी क्यू। अगर ये इतनी आपको इंफॉर्मेशन सही लगी तो आप क्या लिखोगे, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कितना भाई आपके पास की एपी प्लस के बीपी एक पेयर बनाओ प्लस डी आर प्लस के सी आर एक पेयर बना दो। अरे ये तो इक्वल्स टू में जाएगा अब आपका इक्वल्स टू। अब ध्यान से सुनो, एएस एएस का मतलब ये रहा, एएस के साथ डीएस चाहिए, क्या डीएस मेरे पास है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एएस प्लस के डीएस एक पेयर बना दो, प्लस है तो सारे पॉजिटिव है ना, बी क्यू प्लस के सी क्यू, बी क्यू प्लस के सी क्यू। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बी क्यू प्लस सी क्यू की बात करता हूं तो अब मेरे पास आता है एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी दोनों के दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा एबी। सीआर प्लस के डीआर को ऐड कर दो तो सीआर प्लस के डीआर को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे सीडी, सॉरी सी, हाँ सीडी इक्वल्स टू में ए कितना मिल जाएगा आपके पास एडी और प्लस के मेरे पास कितना मिल जाएगा आपके पास बीसी। और आपको शायद देखा होगा कि जो प्रूफ करना था वो तो ऑलरेडी आ गया मेरे पास, इसी को बोलते हैं कि हेंस प्रूव्ड। अब ध्यान से सुनो, AB एज इट इज प्लस CD एज इट इज, AD एज इट इज प्लस के BC एज इट इज, क्या मेरे पास प्रूफ हुआ? ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था भैया? आपके पास 8th क्वेश्चन था। ध्यान रखना ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और इस तरह का क्वेश्चन को मैं ये कहता हूँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको मिलने के पूरे चांस होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है तो मैं कहूँगा 95% इंपॉर्टेंट है कि जो पेपर में मिल सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर करो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। वो बस थोड़ी सी डायमेंशंस में चेंजेस कर देगा, PQRS बना देगा, ABCD को ABCD बना देगा, PQRS को बस इतना ही मेंशन करेगा या कोई पर्टिकुलर कंडीशन के साथ देगा। तो आपके पास आज हमारे पास जो 10.2 एक्सरसाइज थी उसके हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए? 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। बाकी क्वेश्चन बचे नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन अभी तक रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।